नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। मेरे साथ हैं कैप्टन सुधीर कंधारी जो हमको एक थोड़ा-सा अल्टरनेटिव चीज़ बताएँगे कि भई ये जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, ठीक है? इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? क्योंकि देखिए सब लोग बोलते हैं, "वो जी ऑयल प्राइस ऊपर होगी, ये हो गया जी, बहुत हालत खराब है, बुरे हाल है, पूरी दुनिया डूब जाएगी।" फैंटास्टिक, बट समबडी इज़ मेकिंग मनी एंड हू इज़ दैट समबडी? लेट्स फाइंड आउट। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। हाय, नमस्कार। आदि पहले शुरू करने से पहले मैं एक बात बोल दूं कि आपके जो श्रोता हैं, ऑडियंस हैं, मैं बीच में थोड़े इंग्लिश के वर्ड यूज करूंगा क्योंकि उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है मेरे पास। तो चलेगा सर। चलिए, फाइन, दैट्स गुड। देखिए, जब ये ईरान की लड़ाई हुई है, कुछ सवाल आते हैं ऊपर। अगर वो सवाल हम अपने आप से पूछें, थोड़ा डिफरेंट टाइप से पहले स्टार्ट करते हैं कि मलाक्का स्ट्रेट को तो हम बोलते हैं चोक पॉइंट, दैट चाइनास डायलेमा। इधर ये पर्शियन गल्फ है। तो मलाक्का स्ट्रेट को क्यों नहीं ब्लॉक किया, और इधर ही क्यों ब्लॉक किया? कहने को तो हम कह सकते हैं मलाक्का स्ट्रेट में रीजनल फाइट करना बहुत मुश्किल है, रीजनल डिस्टर्बेंस करना, ठीक है। वहां के कंट्रीज नहीं लड़ेंगे आपस में इस तरह से जैसे कि ये पर्शियन गल्फ में चल रहा है। घुमा फिरा के बात आ जाती है द चोक पॉइंट्स एंड द ट्रेड रूट्स। अगर ध्यान से सोचा जाए थोड़ा, ये मिसाइल फायर हो गया, बूट्स ऑन ग्राउंड आएंगे कि नहीं आएंगे, या इतने ड्रोन्स वहां से चले, इतने टैंकर को हिट किया, ये सब बातों को थोड़ा सा अगर साइड पे रख के देखें तो पर्शियन गल्फ से कितना तेल या गैस जाता है पूरे वर्ल्ड के लिए, कंपेयर कीजिएगा आप। 20% ऑफ द वर्ल्ड वॉट यू कॉल कंजम्पशन, पूरा दुनिया का जो कंजम्पशन है 20% पर्शियन गल्फ से आता है ऑयल का, और सेम थिंग गैस का भी 20% आता है। तो क्या कोई इसको रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता? अगर रिप्लेस कर सकता है तो कौन रिप्लेस कर सकता है? तो इस टाइम हम कंट्रीज की बात नहीं कर रहे, कौन सा कंट्री किसको रिप्लेस करेगा। हम बात करते हैं थोड़ा कि रूट कैसे चेंज हो जाएंगे, और रूट चेंज होने से किसको फायदा है। मेरे पास मैप नहीं है, पर मैं थोड़ा वैसे समझाने की कोशिश करेगा कि आप अगर देखें तो हम अक्सर बोलते हैं पर्शियन गल्फ का तेल जो है, या गैस भी बोल लें, वो शैलो वाटर ड्रिलिंग है। मतलब 300 मीटर से कम की गहराई को हम बोलते हैं शैलो वाटर, और 300 से 15 हम बोल देते हैं डीप वाटर, और 1500 से ऊपर 2500 3000 तक हम बोलते हैं अल्ट्रा डीप वाटर। तो जब 300 मीटर तक है तो थोड़ा ऑब्वियसली, जैसे हम बोलते हैं कि शैलो वाटर है, तो उसका लागत कम होती है, तो वर्ल्ड का प्राइस भी डाउन रहता है। और जब जैसे जैसे गहराई बढ़ जाती है तो थोड़ी लागत भी ज्यादा हो जाती है, तो प्राइस भी ज्यादा हो जाता है। तो सारा सवाल ये है कि प्राइस ऊपर ले जाने का मतलब क्या है, और प्राइस ऊपर क्यों जाता है। देखो, एनर्जी मार्केट जो है वो थोड़ा सेंसिटिव होता है, क्योंकि सबको पता है ऑयल सप्लाई जो डिमांड है वो एक कैपेसिटी में चलता है, जो उसका मैनिपुलेशन है। दूसरा है, जो मार्केट रिएक्ट करती है, दैट वी कॉल इट डिसरप्शन एट द मार्जिन। क्योंकि स्पेयर कैपेसिटी जो है वो तुम बढ़ा सकते हो 3 4 या 2 3 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से, एकदम से तुम नहीं बढ़ा सकते उसको। और इसकी वल्नरेबिलिटी किसको है? 80 से 90% जो है वो हॉर्मुज से निकल के आता है हमारे चाइना के लिए, इंडिया के लिए, जापान के लिए, साउथ कोरिया के लिए। और उसके बाद एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है। जो ऑयल मार्केट है वो एक्सपेक्टेशंस पे चलती है। अगर
किसी ट्रेडर को पता चल जाए कि सप्लाई में डिसरप्शन होने वाली है, तो इमीडिएटली जो फ्यूचर्स के जो बिडिंग है वो ऊपर चली जाती है उसके बाद। तो प्राइस का जंप जो है, इससे पहले कि फिजिकल स्टोरेज कम हो, उससे पहले प्राइस ऊपर चला जाता है। ये थोड़ा मेरा इसका समझाने का ये तरीका है। अभी हम आते हैं कि डीप वाटर और अल्ट्रा डीप वाटर किसको फायदा है। हमने वेनेजुएला का देखा, गायना और वेनेजुएला दोनों बॉर्डरिंग है। गायना जो है उसका तो अल्ट्रा डीप वाटर टू अल्ट्रा डीप वाटर है। वेनेजुएला का अपना प्रॉब्लम है, जैसे सब बोलते हैं हैवी डेंसिटी ऑयल है उसका, काफी सॉल्वेंट नैप्था वगैरह डालना पड़ता है उसको एक्चुअली फ्लोएबल बनाने के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, और फिर बहुत ज्यादा उसके लिए हाई प्रेशर फ्रैकिंग करनी पड़ती है। 2-3 हजार बार की फ्रैकिंग करें तो वो तो चलता है, नॉर्मल है वेल्स में। कभी कभी आपको 20-30 हजार की भी प्रेशर की बार प्रेशर की फ्रैकिंग करनी पड़ती है, तो सब चीजों की कॉस्ट बढ़ जाती है। पर दूसरा प्रॉब्लम है, जो रिफाइनरी है वो कहती है यार ये इतना भारी ऑयल को रिफाइन कौन करेगा, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा है रिफाइनिंग की, तो वो डिस्काउंट पे बिकता है, पर उसकी कॉस्ट जो है बढ़ती जाती है निकालने की। अभी यूएसए है, गायना में ऑलरेडी उनका बहुत फुटप्रिंट है, वेनेजुएला में हो गया है, तो वो अगर डिस्काउंटेड प्राइस में बेचता है अमेरिका, तो अगर देखा जाए तो वो ज्यादा कॉस्ट करके डिस्काउंट पे बेच देगा। और दूसरी चीज हमको ये याद रखनी पड़ेगी कि जो रिफाइनरी है वो पे नहीं करती है व्हाट इज द कॉस्ट एट द वेल हेड, कि कुएं से जो निकल रहा है उसकी कॉस्ट क्या, वो नहीं पे करती है। वो पे करती है मेरे पास किस कॉस्ट पे आ रहा है, माय डोर डिलीवरी। और जो हम डोर डिलीवरी की बात करते हैं, उसकी रिफाइनरी के डोर स्टेप पे आना, फिर आ जाता है उसमें फ्रेट। और फ्रेट की बात करें तो फिर हम बात करते हैं कितना टन, कितने डॉलर पर टन पर नॉटिकल माइल, जो नॉटिकल माइल यूनिट करते हैं समुद्र से चलने के लिए। इधर एशिया के लिए हम देखा जाए तो पर्शियन गल्फ का प्रॉक्सिमिटी अच्छा है, डिस्टेंस कम है, तो फ्रेट कम हो जाता है। अभी फ्रेट पर्शियन गल्फ से ज्यादा हो गया क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर कोई फिगर कोट करूं, तो नॉर्मल हम बोलते हैं 0.0000005, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट सेइंग डॉलर पर टन पर नॉटिकल माइल। अब 200,000 टन की बात कर रहे हैं तो वन कैन कैलकुलेट कि कितना महंगा पड़ता है वो फ्रेट। अब वो इंश्योरेंस की वजह से, रिस्क फैक्टर की वजह से वो फिगर हो जाती है फॉर एग्जांपल 0.002। वहां पे मैंने डेसिमल 305 बोला था, यहाँ पे डेसिमल 002 बोल रहा हूँ, 4 टाइम्स इंक्रीज इन द फ्रेट। अभी आप वही ऑयल जो है आप ब्राजील से खरीदो, वेस्ट अफ्रीका से खरीदो, या कैरिबियन जो आपका वेनेजुएला है या क्या बोलते हैं गायना है वहां से खरीदो, तो 0.002 का आप डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर लो पर टन पर नॉटिकल माइल, और इससे कंपेयर कर लो, दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही आता है। तो इससे फायदा किसको है? सारा आइडिया ये है कि यूएस से जो है वो वहां कंट्रोल करना चाहता है कि कैरिबियन से ज्यादा ऑयल फ्लो हो इस टाइम पे, अटलांटिक बेसिन से ज्यादा फ्लो। जब वो ज्यादा वहां से फ्लो होगा, और यहाँ पे अगर आप इस रीजन को कंटिन्यूअसली लगातार एक डिस्टरबेंस मोड में रखो, तो इंश्योरेंस कम नहीं हो पाएगी। करेक्ट। तो आप जितने मर्जी वॉरशिप ले आओ, जो मर्जी कर लो, वो एक दिखाने की चीज हो जाती है कि एस्कॉर्ट करके लेकर आया। पर जिस कंट्री को अगर सेम फाइनली डोर स्टेप डिलीवरी पे जितने का मिल रहा है बाहर से, वो बाहर से क्यों नहीं लेकर आए? और इंडिया का डिपेंडेंस कितना है
पर्शियन गल्फ पे देखा जाए अगर, तो हमारा 50% पर्शियन गल्फ से ऑयल आता है, 50% 44 ऑट कंट्रीज, एवरेज इट आउट। तो ये प्राइसेस तो ऊपर जाने वाले हैं ही। कोई बोलेगा प्राइस ऊपर जाने से हमको प्रॉब्लम होता है इंडिया को। अरे यार, एक जमाने में जब मेरी कमीशन मिला था तो मेरी सैलरी 1150 थी, पहली सैलरी जो है। तो परचेजिंग पावर भी तो बढ़ गई है सबकी, जैसे जैसे भाव ऊपर जाते हैं वो भी ऊपर जाएगा। ये तो एक वर्ल्ड की इकोनॉमी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसके अंदर। ये नहीं है कि यार एक जमाने में 2 रुपए की चप्पल आती थी, अभी मैं 200 रुपए की चप्पल खरीदता हूँ, बाथरूम स्लीपर्स। अरे वो सब भाव बढ़ते हैं, और उसी तरह से आपका जो ये रेट वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह भी बढ़ते ही रहते हैं। और अगर हम गैस की बात करें तो गैस से कौन ज्यादा हिट हो रहा है? यहाँ पे मैं बोलूंगा कि हमारे जो पॉलिटिशियन जो शोर मचा रहे हैं ना पार्लियामेंट में, अरे यार ये क्या है? भारत की सरकार ने लड़ाई शुरू कराई है ये। भारत की सरकार का तो कुछ लेना देना ही नहीं है इसमें। वो तो जो जियो पॉलिटिक्स में हो रहा है, यू कैन नॉट स्विम अगेंस्ट द टाइड, यू हैव टू गो विद द टाइड फॉर दैट मैटर। आई वुड से अगर रेट बढ़ रहे हैं, वी हैव टू एडजस्ट टू दैट रेट। कोई कंट्री किसी को रिप्लेस नहीं करता, जो रिप्लेस करेगा वो ट्रेड रूट रिप्लेस करेगा। और ट्रेड रूट में जैसे मैंने समझाया, वो जो बेस प्राइस बढ़ेगा वो सबको पे करना पड़ेगा। पर कमिंग बैक टू के फायदा किसको हो रहा है? चलो हमने यूएसए का तो नाम ले लिया, और किसको फायदा है? रशिया को। यू एग्री विद मी और नॉट? उसका जो आइस ड्रिलिंग का है वो भी कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर अभी तक वो 15-20% दे रहा था कम डिस्काउंट लगा के, अभी वो फुल रेट चार्ज करेगा। फुल रेट वो भी जो बढ़ गए हैं रेट। तो अभी कोई बोले कि रशिया को क्यों फायदा हो रहा है, तो मैं आपके ऑडियंस को वापस लेके जाना चाहूंगा। मैं पहले एक बात सोचते हैं कि लोग बोल रहे हैं यूएसए फंस गया, ईरान फंस गया, ये हो गया, वो हो गया। यार यूएसए जब यहां आया था, एक बात मैं विश्वास नहीं कर सकता हूं, ना मैं मानता हूं कि यूएसए इतना बेवकूफ है कि उसको पास्ट हिस्ट्री का पता नहीं है, और उसने कैलकुलेट नहीं किया होगा कि कहां तक ये लड़ाई जा सकती है और क्यों जा सकती है और किसको फायदा हो सकता है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था। अगर मुझसे पूछो, अगर आदि, ऑयल का रेट बढ़ाने के लिए, उसमें रशिया को भी फायदा हो रहा है। अगर एग्जांपल लिया जाए, सन 1979 और 1980 में जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुई थी उस तरफ, और उसके बाद आपके ईरान इराक वॉर हुई थी, तो प्राइसेस बढ़ गए थे ऑयल के। सेम सिचुएशन थी। शिप्स को वो एस्कॉर्ट करते थे, वॉरशिप्स बाहर, सब कुछ था, पर प्राइसेस बढ़ गए थे। तो उस टाइम सोवियत यूनियन को बहुत फायदा हुआ था। 2003 की बात करें आपके इराक वॉर की, अगर ईरान इराक वॉर की थी जो, सॉरी नॉट ईरान इराक, आपका जो यूएसए के जो अलायंस के साथ गए थे ये लोग, तो उस टाइम भी प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। 2022 में यूक्रेन के बाद जब यूरोपियन सैंक्शन ने रशिया को ऑयल को सैंक्शन किया था, और फिर वो भी डिस्काउंटेड पे बेच रहा था, तो ग्लोबल प्राइस में एक स्पाइक आ गया था उस टाइम पे। तो फायदा तो देखा जाए, कोई बोले जी रशिया का फायदा हो रहा है तो अमेरिका क्यों रशिया का फायदा होने देगा? देखिए, कभी कभी मैं एक ही वर्ड यूज करूंगा इंग्लिश का यहां पर, स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। दोनों को उसमें फायदा है। अभी अगर मेरी फैक्ट्री है और मेरे रेट बढ़ाने से आपकी फैक्ट्री की भी रेट बढ़ रहे हैं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? आप और मैं शाम को बैठ के ओवर अ कप ऑफ कॉफी हम बोलेंगे यार ठीक है रेट चलने दे, ऐसे तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा। एम आई राइट? तो अगर हम अभी वापस मैं गैस पे आता हूं, तो देखिए गैस का नुकसान किसको है ज्यादा? पहली बात तो यह है कि मैंने जैसे बताया, शॉर्टेज जो है, एक्चुअल शॉर्टेज होने से पहले
एक पैनिक हो जाता है, जो कि नजर आ रहा है इंडिया में इस टाइम पर। यहाँ पे मैं थोड़ा एक बात बोलूंगा लोगों को समझने के लिए। आप जरा आपके जो ये रेजिडेंशियल एरियाज हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो ये काम करने वाले आते हैं, उन बेचारों के पास कोई ऐसा परमानेंट एड्रेस नहीं है। वो लोग ब्लैक में गैस का सिलेंडर खरीद रहे हैं। रेस्टोरेंट क्यों बंद हो रहे हैं? गवर्नमेंट की गलती नहीं है, जो बीच में लोग बिचौलिए बैठे होते हैं होर्डिंग करने के लिए, वो लोग बढ़ा देते हैं प्राइस। अगर मुझको ऑफिशियल तरीके से अप्लाई करके गैस मिल जाती है, तो ऑब्वियसली जो आदमी पहले उनको ब्लैक में बेचता था, वो बोलता है कि यार आज तो मौका है, पैसा बना लो और ब्लैक में बेचो। उसके चक्कर में कितने रेस्टोरेंट हैं जो कि ब्लैक में लेते होंगे, अपना कमर्शियल को दूसरे तरीके से दिखाकर। आदि, आई एम सॉरी, आई एम स्पीकिंग द फैक्ट्स फॉर दैट मैटर, दैट वी ऑल नो बट वी डोंट टॉक अबाउट इट। वो बोलता है जी मेरा रेस्टोरेंट बंद हो गया, क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। पहले वो दूसरे तरीके से गैस ले रहा था। तो ये सब चीजों से, अफवाहों पे और इस टाइप की जो ये चलता है, हमको उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। एक्चुअली में इंडियन गवर्नमेंट का ऑलरेडी था कि उन्होंने जगह जगह से लेने का प्लान अपना बनाया हुआ था लेके। ठीक है, 50% गैस यहां से आती थी, पर अभी इसका लार्जर पिक्चर देखो, गैस किसको हिट कर रही है। हमारी पावर सप्लाई गैस पे नहीं डिपेंडेंट है। लोग बोलते हैं चाइना की कोल कोल से है पावर सप्लाई, पर वो काफी कुछ गैस में चेंज कर चुके हैं और कर रहे हैं। बात आती है यूरोप की। यूरोप को कितना बड़ा धक्का लगा, नोबडी कैन इमेजिन। कैलकुलेट करिए आप। मैं फिजिक्स में ज्यादा नहीं जाऊंगा। थर्मल एनर्जी टू द हीट टू द इलेक्ट्रिकल एंड देन द कॉस्ट फॉर जनरेटिंग द पावर सप्लाई, all I can say is that the rates have doubled. A $1 increase in your gas energy, I'm not talking about the gas cost, I'm talking about the gas energy, that is the heat to the gas energy, जो gas energy से आपका बनता है electricity. A $1 increase increases the gas electricity bill by $2, twice. क्योंकि जो गैस टर्बाइन वगैरह चलाती है, या वो एफिशिएंसी 100% नहीं है, 50% उससे जो गैस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो 50% ही होती है, 50 to 60%। अगर किसी को इलेक्ट्रिकल सप्लाई, अगर बात करते हैं मेगावाट आवर की ना, गैस एनर्जी की, जो अगर वो $25 थी और $50 हो जाती है, तो इलेक्ट्रिकल बिल भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है, क्योंकि आपका कार्बन का टैक्स, जो टर्बाइंस का जो है मेंटेनेंस कॉस्ट, जो लोग काम कर रहे हैं, तो 120 110 100 यूरो तक तो मेगावाट आवर की उनकी चल रही है कॉस्ट इस टाइम यूरोप में, जो किसी जमाने में 70-80 पे होती थी। 60% इंक्रीज हो गया है। अब इसको आप देखो, जो 60% इंक्रीज हुआ है, उससे नुकसान क्या है। यूरोप जो है, उसका मेन मार्केट कौन था? चाइना। ये जो मोबाइल फोन, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी, रेफ्रिजरेटर, इस टाइप के अप्लायंसेस जो हैं, वो चाइना से खरीदता था। अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ता है, तो नॉर्मल आदमी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जब नॉर्मल आदमी की परचेजिंग पावर कम होती है, वो खरीदता नहीं है बाकी की चीजें, तो उससे जो चाइना का सामान आता है वो कोई नहीं खरीदेगा। चाइना की इकोनॉमी वैसे ही टूट जाएगी। ऊपर से चाइना को गैस महंगी पड़ रही है। जब गैस महंगी, मैं नहीं बोल रहा पर्शियन गल्फ के, बोल रहा मैं रूट की बात कर रहा हूं। अगर कोई ज्योग्राफी का पूरा ये उठा के देखेगा मैप, अगर, तो आदि चाइना को भी वही एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है रूट्स के ऊपर। जब उसकी उसकी लागत बढ़ेगी, जो खर्चा करना उसने एनर्जी के ऊपर, उसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और दूसरा खरीदने को तैयार नहीं है, तो किसको हिट हुआ? और ये आज की डेट की बात नहीं कर रहा है यूएस से। वो लोग सोच रहे हैं 10 20 30 40 साल आगे की, जब आपका आइस ज्यादा मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी आर्कटिक में। अभी भी वहां से जहाज निकलते हैं, हम कितनी बार आप और मैं बात कर चुके हैं, जहाज निकलते हैं वहां से अभी भी समर सीजन में।
पर 30-40 साल बाद जब पैसेज और क्लियर होना शुरू हो जाएगा और ट्रेडिंग मंथ्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो फायदा किसको है? यूएसए और रशिया को। धीरे धीरे आपका जो ट्रेडिंग रूट है वो हायर लैटिट्यूड में चला जाएगा। मिड लैटिट्यूड और जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है उससे ट्रेड ज्यादा नहीं होगा, वो सब कुछ वहीं से आएगा। और अभी जो रेट बढ़ रहे हैं अगर देखा जाए तो क्या ओमान, बाहरेन, यूएई, सऊदी सऊदी को फायदा नहीं है? क्योंकि रेट ये बढ़ गए, ये क्रैश नहीं करने वाले हैं। क्योंकि जिस गेम प्लान से चल रहे हैं, ये सारा खेल खेला गया है, तो रेट ऊपर ही रहेंगे क्योंकि उनको डीप वाटर ड्रिलिंग सस्टेन करनी है, आइस ड्रिलिंग सस्टेन करनी है। जब वो ग्रीनलैंड के बारे में शोर मचाता है यूएसए, उसका एक मतलब है उसका, देखा जाए तो। और दूसरी बात अगर देखी जाए, बेचारा मिडल ईस्ट तो ऐसा फंस गया ईरान के उसके बीच में, वो यूएसए को ये भी नहीं बोल सकता कि निकल जाओ। निकल गया तो पूरा रीजन जो है वो डोमिनेट करेगा आपका, क्या बोलते हैं, ईरान। अगर उनको बोलता है यहां रहो, तो ईरान से ये चलता रहेगा और क्या बोलते हैं, डिस्टर्बेंस की वजह से प्राइस बढ़ते रहेंगे। इजराइल और यूएसए दोनों बीच में आए, इनका आने का मतलब क्या है? इजराइल का अपना मतलब है और सर्वाइवल के लिए, यूएसए का कमर्शियल का मतलब है। और पीछे से रशिया, चाइना जो है, वो चाइना तो फंसा हुआ है बेचारा। यूरोप भी अभी तक हमने देखा यूरोप की क्या स्टेटमेंट आई है कुछ? एक मैक्रोन की स्टेटमेंट आई है बस कि भई हमको कुछ करना है, वी हैव टू क्रिएट अनदर आर्किटेक्चर, ईरान को रोकना पड़ेगा, दिस दैट। दैट्स इट। एग्जैक्टली। ईरान वो यूएसए को क्यों नहीं बोलता रुकने के लिए? उन सबके इंटरेस्ट बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। और चाइना को देखो, चाइना बोलता है वॉर मस्ट स्टॉप, वॉर मस्ट स्टॉप, पर अभी उसने भी बोलना बंद कर दिया। एक्सक्यूज मी, क्या रशिया इसमें कुछ बोल रहा है? रशिया जो है, देखो, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दुनिया को पता है, बोलने के लिए हम बोल सकते हैं, या सबके सब ईरान को हल्का हल्का देते रहेंगे कि यार तू लड़ता रहे। उधर से यूएसए है, वो यूएसए पे प्रेशर आएगा, जितने लॉसेस यूएसए पे होंगे वो प्रेशर आएगा। उधर से यूएसए रशिया को बोलेगा यार थोड़ा कम दे इसको यार, किसी तरीके से, मुझे क्यों मरवा रहा है बीच में। तो एक हार्ड बार्गेनिंग हो जाती है उसके बाद। वो हार्ड बार्गेनिंग के लिए कोई भी टूल यूज कर सकते हैं। अगर हम बोलें कि इफ आई मेक अ स्टेटमेंट कि यार मिलिट्री इज अ स्लेज हैमर डिप्लोमेसी, विल यू एग्री और नॉट? इफ मिलिट्री इज अ स्लेज हैमर ऑफ डिप्लोमेसी, तो बाकी जो रियल पावर किधर है? वो तो ज्योग्राफी में रह गई ना। फिर से वापस रूट्स पे आ जाते हैं। जो रूट कंट्रोल करेगा, दुनिया की वेल्थ उसी के पास रहेगी। ओवर टू यू। दैट वाज माय, आई थिंक माय ओपनिंग स्टेटमेंट वेंट अ बिट, काफी नहीं, लंबा हो नहीं गया। सर परफेक्टली ऑलराइट। मैं एक्चुअली एक चीज़ पूछने वाला था कि यहाँ पर देखो, यू आर सेइंग दिस तो इसका मतलब है कि यूएसए और रशिया के बीच में कुछ तो डील हुई होगी। डील नहीं बोल सकते, स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बोल लो। इतना मुझको ठीक सूट है, करता है, इतना मुझको सूट करता है, ऐसे बात कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। हाँ, तो हाँ। इसमें रशिया का जो बेस्ट फ्रेंड है सो कॉल्ड चाइना, वो तो फँस रहा है। वो फ्रेंडशिप कब थी चाइना और रशिया की? इट वाज अगेन अ स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस ऑफ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। हुँ। क्या रशिया पसंद करेगा चाइना पावरफुल नेबर बन जाए मेरा? रशिया तो बहुत खुश होगा चाइना फंस गया, पहले डिस्काउंटेड पे ले रहा था, अभी फुल प्राइस पे करेगा। Putin in the evening must be enjoying his vodka and saying my vodka is the best. अगर हम बात करें, बाकी जो बात करें से, एक एग्जांपल और देता हूं मैं पाइपलाइंस का। फॉर एग्जांपल, पाइपलाइंस कैन कैरी लिमिटेड अमाउंट। अभी 11 मिलियन बैरल आपके, से फॉर एग्जांपल सऊदी निकालता है अपना रास तुनारा से या कहीं से, या यानबूज से दूसरी साइड से। पाइपलाइन से कितना कर देगा? 5 या 7 मिलियन बैरल एज कंपेयर टू 11।
उसमें से 2-3 उसको अपने लिए चाहिए। यानबुक की कितनी लोडिंग कैपेसिटी है यार, 3 से 4 मिलियन बैरल बैरल पर डे। सप्लाई लाइन तो डिसरप्ट हो गई ना एक बार, वो 11 तो नहीं पूरा कवर कर सकते। तो मैंने वही बोला कि 3-4 कारण होते हैं, सप्लाई लाइन डिसरप्टेड, पैनिक, ट्रेडर उसको मौका मिल जाता है प्राइस बढ़ाने का, इंश्योरेंस कंपनीज दे स्ट्रेट विद जंप। हफ्ते में एक शिप को भी ईरान ठोक दे, और टिल सच टाइम ना भी ठोके, कोई ड्रोन आया रास्ते में गिर गया, द एरिया इज डिक्लेयर्ड एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया एंड अ वॉर जोन। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे कंट्रोल है किसका? और सबको पता है जो इस टाइम इक्वेशन चल रही है यूएसए और नेटो की, चाइना के पास खाना नहीं है, तेल नहीं है, 80% चाइना का तो फूड इंपोर्ट होता है, उसको तो गैस चाहिए ही चाहिए अपना पावर प्लांट चलाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज चलाने के लिए। ठीक है वो स्टॉकअप कर लेगा, पर उसकी तो कॉस्ट बढ़ती गई ना हर एक चीज के लिए, वो स्टोरेज के लिए भी। 3 महीने का तेल का रिजर्व रख के बैठ गया, गुड इनफ रख के बैठे, कब तक रखेगा? बैक्टीरिया पकड़ लेता है ऑयल, उसको सर्कुलेट करना पड़ता है, सर्कुलेट के लिए पावर सप्लाई चाहिए। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड आदि। और यूरोप अगेन इन द सेम सिचुएशन। अच्छी भली रशिया से गैस से पाइपलाइन आ रही थी, आपको पता है 2-3 दिन पहले ट्रंप ने क्या, सॉरी पुतिन ने क्या स्टेटमेंट बनाई थी? रशिया इज इंडिस्पेंसिबल फॉर यूरोप, दे हैव टू बाय ऑयल एंड गैस फ्रॉम अस। वो पाइपलाइन जो सैबोटेज हुई थी वो किसने की थी आज तक नहीं पता चला है, पर उससे फायदा किसको हुआ है अक्रॉस द अटलांटिक? वही भेज रहा ना गैस। और आपको मैं ये जो से एक और चीज है गैस में बहुत सी, पर्शियन गल्फ से कोई गैस की पाइपलाइन ऐसी नहीं है जिस तरह से हम बात करते थे बाल्टिक में, जो नॉर्थ स्ट्रीम वगैरह की हम बात करते हैं आदि। ये आपके मैं दर्शकों को समझा दूं थोड़ा कि जो गैस आती है, अगर कंटिन्यूस गैस आए तो वैसी यूटिलाइजेशन हो जाती है। गैस को स्टोर करने के लिए उसको लिक्विफाई करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए लिक्विफाई करना पड़ता है उस गैस को। और लिक्विफिकेशन जो है तुम्हारी ये एलएनजी की -162 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है उसको लिक्विफाई स्टेट में रखने के लिए। और फिर उसके बाद जब वो पहुंच जाती है, से आपने शिप से लेकर आए उसको, वहां जब पहुंच जाती है उसको वापस गैस में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसको रीगैसिफिकेशन बोलते हैं। वो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है भी नहीं यूरोप के पास। वो तो बेचारा यूएसए से गैस ले रहा है, कतार से गैस लेता था, कतार की गैस नहीं आ सकती तो यूएसए से लेगा या रशिया से लेगा। और लोग बात करते हैं जी मेडिटेरेनियन में रशिया के 2 शैडो फ्लीट के शिप पकड़े गए, यहाँ पे पकड़े गए। मेरे पास मैप नहीं है इस टाइम, मैं दिखा देता जो उनका उस्तलुगा अस्तलुगा और जो प्रिमोस से बाल्टिक से रशिया के जो टैंकर्स निकलते हैं कहां से निकलते हैं? वो स्कैग गैरक के ऊपर से होके जाते हैं, और डेनिस स्ट्रेट हार्डली 5-6 मील चौड़ी है, उसमें से निकलते हैं। नेटो की पूरी नजर है, वो वहां पे नहीं रोक सकते थे उनके गैस, उनके टैंकर्स को। इतने टैंकर्स कैसे निकल पा रहे हैं वहां से? और वहां से निकल के फिर तुम नॉर्थ सी में आते हो। नॉर्थ सी में कौन है? सारा नेटो तो है, तो नॉर्वे हो गया, सारा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से नीचे आपका इधर जर्मनी और ये सब यूएसए, सॉरी यूके आ जाता है इंग्लिश चैनल के बीच में। वहां से मुड़ के तुम पूरा यूरोप का कोस्ट जा रहे हो अटलांटिक में, फिर मेडिटेरेनियन में आते हो, वहां पे भी यूरोप और नेटो तो बड़ा बड़ा वहां पर नेटो के शिप्स। उनको पता नहीं था कि जा रहे हैं, एक दो शिप पकड़वा दी और बोल दिया जी हमने ये पकड़वा दिया, फ्रांस ने पकड़ ली, ये कर लिया। अरे उनको जरूरत है, इंडिया में आ रहा था ऑयल, रिफाइन होकर वापस जा रहा था, तो देवर यूजिंग इट। यूरोप इसलिए चुप है कि अब ज्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा उसको। और एशिया के कंट्रीज में अगर बात करें, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यार उनके पास ऑयल अपना है, वो अपना डोमेस्टिकली पूरा कर देते हैं, बहुत कम इंपोर्ट करते हैं वो। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमको पहले पर्शियन गल्फ से जो मैं बोल रहा हूँ रेट कर रहे थे या बाहर से आता था अदर 40 ऑड कंट्रीज, तो एवरेज आउट करके एक पर्टिकुलर रेट आता था। अभी भी वही एवरेज आउट करके तो प्राइस थोड़ा बढ़ेगा यार, उसका रीजन मैंने बता दिया। ओवर टू यू आदि। सर इसके अंदर एक गेम और रहेगा ना, नाउ जो इससे ये जो चीज चल रही है, इससे जो आपको फ्यूचर दिखता है,
वेयर डू यू सी द गेम गोइंग सर? क्योंकि ये सी आई हैव बीन सेइंग दिस कि ये जो यू नो क्या नाम है अ, पूरी गेम है, दिस इज बीन एन एंटी चाइना गेम। ठीक है, मैं बहुत टाइम से ये मेंटेन कर रहा हूँ। एग्री, एंड आपने भी देखा एग्री। होगा कि दिस वाज एन इनेविटेबल वॉर फॉर यूएसए। इसको आप पीछे नहीं कर सकते थे। देयर वाज नो वे यूएस इससे हट जाता। फंस गए थे, इनको करना पड़ा। देयर वाज नो वे आउट। तो यू मे लाइक इट और नॉट, दिस इज अ जियोपॉलिटिकल रियलिटी। अब वो आई फुली एग्री। आई डोंट वांट एनी वॉर, मेरे को तो बिल्कुल नहीं चाहिए, आई डोंट लाइक इट, बट दिस वाज समथिंग दैट दे हैड टू डू। वेनेजुएला काटा, उसके बाद आप ईरान पे आए। अभी अफ्रीका से जो थोड़ा बहुत जा रहा है उसको भी काटेंगे ये चाइना का, सो दैट दे कैन ब्रिंग चाइना बैक इनटू द फोल्ड। तो इससे फुली कमिंग बैक टू, सॉरी। जो बैलेंस बनता है, बैलेंस है या बैलेंस बिगड़ा है, या जो बैलेंस बना है, इस जो जियोपॉलिटिकल बैलेंस है बिटवीन यूएसए एंड चाइना, व्हाट डू यू थिंक? तो चाइना तो आप समझ लीजिए कि स्ट्रगलिंग टू स्टे इन द गेम। रशिया साइलेंटली अपने को पोजीशन करके बैठ गया है, क्योंकि फाइनली होना क्या है, जो एक मैं स्पेकुलेट अगर बोलूंगा तो स्पेकुलेशन हो जाती है। कई बार कोई बोल देता है फार फेच्ड इमेजिनेशन, ये सब आते हैं बीच में। तो देखिए, फाइनली रशिया और यूएसए को तो आपस में गिव एंड टेक ऑफ होगा, तो इतना ले लें, मैं इतना ले लेता हूँ। चाइना इज आउट ऑफ द गेम। फूड एंड सिक्योरिटी, ये दो चीजें हैं जो चाइना के पास नहीं है। फूड एंड द एनर्जी सिक्योरिटी। अपना बहुत थोड़ा तेल है चाइना का, या गैस है, उससे काम नहीं चलता है। और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि किसको फर्क पड़ता है, अगर इसको लार्जर पिक्चर में देखा जाए आदि, यूएसए को यूरोप से इतना प्यार क्यों है, या वो क्या है? सी, इन दोनों की करेंसी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यूरोप यूरोप की बात करें इकोनॉमी की, अगर सबको मिला लें यूरोप को, तो 23-24 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है यूरोप की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पर क्या यूरोप जो है वो यूनाइटेड है? वो फ्रेगमेंटेड है, पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड, इकोनॉमिकली फ्रेगमेंटेड, मिलिट्री वाइज डिपेंडेंसी ऑन द यूएस। ज्योग्राफी जो है उसने यूरोप को कंस्ट्रेन किया हुआ है। मैं ये नहीं बोलता कि यूरोप की जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक खत्म हो गई है, दैट हैज बीन कंस्ट्रेन्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ने बांध के रख लिया उसको। लोग बात करते हैं कॉन्टिनेंट की। अगर मैं बोलूं यूरोप इज नॉट अ कॉन्टिनेंट, इट्स अ कोस्ट लाइन बाय द डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी, बाय द डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, आई वुड से। आप देखिए, जो भी कहने को तो हम बोलते हैं रॉटरडैम एंटवर्प जो मेजर पोर्ट है, बहुत ट्रैफिक है वहां। सब कुछ आता है, तेल, गैस, कंटेनर्स, आउट इन चलता रहता है। वहां से जो उनकी इंडस्ट्री रन करती है, जैसे गैस या तेल आया, उसके आगे उनके केमिकल्स बनते हैं, पेट्रोकेमिकल्स हो गए, पेट्रो तुम्हारे प्लास्टिक में चले जाते हैं, सब कुछ। वो इंडस्ट्री रन करने के लिए दोनों तेल और गैस चाहिए, वो उसको यूएस से देगा अपने रेट पे। उसके बाद वो जो है उसको पूरा हिंटरलैंड में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, जहां पे बहुत कंस्ट्रेंड है। वो डैन्यूब रिवर है उनका, और राइन मेन जो है, बेसिकली तीन ये चीजें हैं जो कैनाल बना रहे हैं, इनलैंड वाटरवेज। उसके एक तरफ आ जाता है आपका बाल्टिक सी, एक तरफ आ जाता है ब्लैक सी। ब्लैक सी को तो मैं बोलूंगा आज की डेट में जो रशिया चल रहा है, वो ऑलमोस्ट कंट्रोल करने की नौबत आ गई है, क्योंकि अगर उसने ऑलरेडी सी ऑफ अजोव, जो कि मेन था यूक्रेन से निकल के, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो सी ऑफ अजोव है, वहां से निकल के ब्लैक सी में आते हैं। ब्रडेंस्क पोर्ट हो गया आपका, या दूसरा ये क्या बोलते हैं, मरियापोल हो गया, वो तो खत्म हो, वो तो यूएसए के, तो रशिया के कंट्रोल में है, बोला कोस्ट पूरा का पूरा। इधर ओडिशा इज अंडर कांस्टेंट कांस्टेंट थ्रेट। तो ओडिशा के इधर साइड पे आपका जो है डेन्यूब रिवर डेल्टा, वहां पे ये है आपका इस्माइल और रेनी, दो पोर्ट है। वहां से सारा ग्रेन बार्जेस में रिवर से ऊपर जाता है। अगर वो थ्रेटन कर दिए रशिया ने, तो यूरोप के पास तो ग्रेन कहां से आएगा ये? और उनका जो, अगर ये थ्रेटन हो गया, उनका जो
निश इंडस्ट्रीज है, हैवी इंडस्ट्रीज हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, स्पेयर पार्ट फॉर द हैवी इंडस्ट्री। एंड फ्रांस के पास क्या है, एक एयरबस है, बाकी तो यूरोप का कुछ नहीं है ना। अगर यही इंडस्ट्री ठीक से नहीं चलेगी और यूरोप का जो खाना जो है वो भी बाहर से आता है, तो क्या करेंगे बेचारे वो लोग। तो ये गेम जो है ये ईरान का तो एक नाम आ गया, क्योंकि देखिए ऑल सेड एंड डन यार, मुझको ना तो ईरान से सिंपथी है ना यूएसए से सिंपथी है। मुझको बीइंग एन इंडियन, मुझको यहाँ पे क्या हो रहा है मुझको उससे मतलब है। पर एक ईरान जो था, क्या ईरान अपना एटीट्यूड नहीं बदल सकता था? कम इन मेन स्ट्रीम ना, दोस्ती कर लो अपने पड़ोसी देशों से। सबके दिमाग में यही कि मैं ये पूरा रीजन अपने कंट्रोल में ले लूं, मैं इसराइल को खत्म कर दूंगा, डेथ टू इसराइल, डेथ टू अमेरिका। तो उसका फिर यार अंतिम अंजाम तो यही होता है, क्योंकि जो पावरफुल आदमी है तुम उसके साथ नहीं बैठ सकते इस तरह से। और जबकि तुमको पता है कि मेरी अपनी हालत खराब है इकोनॉमिकली, तुम कैसे कर सकते हो? मार्केट में दो तीन बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बाकी छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, सब अपना प्रॉफिट बनाते हैं। सब कोई तो अंबानी अडानी नहीं बन जाता ना यार। कोई अडानी अंबानी का भी सप्लायर है। यू बी द सप्लायर देयर एंड लिव पीसफुली। कम इन टू द मेन स्ट्रीम। तो मेन स्ट्रीम में आना नहीं चाहते, अपना एक डिफरेंट पाथ लेके चलोगे तो फिर वो दूसरा आदमी यूज करेगा आपको, एंड वो यूज हो रहा है। और उसमें मैं बोलूंगा पूरा मिडल ईस्ट फंस गया है। वो तो बाकी दिख ये रहा है सर। बाकी बूट्स ऑन ग्राउंड कितने मिसाइल फायर हुए, ये हुए यार, यूएसए ने पहले कैलकुलेट किया होगा, उसको पता था कि कहां तक फंस सकते हैं। बेवकूफ नहीं है वो लोग यार, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। वियतनाम में फंस चुके हैं ये लोग, अफगानिस्तान में। ठीक है वो निकले, अपने मतलब से निकले, जैसे भी निकले, पर उनका मतलब सॉल्व हो गया, वो निकल गए वहां से। उनका अपने मतलब से मतलब था, बस खत्म बात। बाकी कहने को कि यूएसए कावर्ड है, नहीं लड़ सकता ऐसे, यार वो बात की बातें हो जाती हैं साइड लाइन पे। पर इस टाइम मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या था यूएसए का, जो वो ओपनली नहीं बोल रहा है। पहले बोलता है कभी न्यूक्स, कभी बोलता है रिजीम चेंज, कभी कुछ बोलता है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ऑयल का प्राइस ऊपर रहे, और मुझको अपने रीजन से जो है, अप टू ब्राजील तो बेसिकली देखा जाए उसी का रीजन है ना, अमेरिका। मोनरो डॉक्ट्रिन से अगर बात करें, पनामा कैनाल, तुम्हारा कैरिबियन नीचे। अब कितने लोगों को पता है कि फॉर एग्जांपल एक्वेडोर कंट्री है, उसकी ऑफिशियल करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। डिड यू नो अबाउट इट? एक्वेडोर की ऑफिशियल करेंसी डॉलर है। 98 में थी उनकी सुकरा करके, दैट वाज चेंज टू डॉलर। पनामा वगैरह में जो भी बोलो करेंसी डॉलर ही चलती है। पैसो एंड ऑल ठीक है, एवरीथिंग रिलेटेड टू द डॉलर। तो उस रीजन में तो ऑलरेडी मालिक है ही है वो, तो फायदा तो उसको हुआ है कि तेल वहां से जाए। हाँ, दूसरी बात यहां मैं बोलना चाहता हूं कि जो अंबानी ने इन्वेस्ट किया है यूएसए में, उसके पीछे अब स्ट्रेटेजिकल उसका मूव देखो ना। और इंडिया का जो अच्छा रिलेशन होगा यूएसए से, पीपल आर ओवर लुकिंग दैट। वेनेजुएला और तुम्हारा ग्वायना का ऑयल यूएसए की रिफाइनरी में जाएगा, वहां से वन वे फ्रेट देना पड़ेगा। अगर इंडिया में वो रिफाइनरी लग जाती तो टू वे फ्रेट हो जाता यूएसए के लिए। वाई वुड ही पे टू वे फ्रेट? तो वो तो अपने वहीं पे चाहेगा लेकर। तो सब अपना फायदा देखते हैं इसमें। इंडिया का फायदा इसमें ये है दैट वी हैव इन्वेस्टमेंट इन यूएसए नाउ। हाँ, वो तो बहुत बड़ा लेवरेज है सर, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। हमारा इसमें और क्या गेन देखते हैं सर आप? अपना गेम गेन यही है कि वी शुड, एज अवर गवर्नमेंट इज डूइंग, मेंटेन डिप्लोमेटिक ties both with USA and Iran and the Middle East, that we have good relations। और हमारा गेन यही है कि अगर महंगा तेल होगा हम भी महंगा बेचेंगे, वो रेवेन्यू हमको वापस गवर्नमेंट को मिलेगा। वो रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है जब, तो दैट इज गुड फॉर द कंट्री ओनली। आपका सारा हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री स्पेंडिंग, सब जीडीपी वगैरह डिपेंड्स ऑन द अर्निंग। आपकी रिफाइनरी है, लेट द प्राइस गो एनीवेयर, विल कीप रिफाइनिंग इट। पर हाँ, ये जो है कुछ जो ये लोग हैं जो अपनी होर्डिंग करके अपना ब्लैक मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं, उन लोगों में अगर थोड़ी सी देश की भावना आ जाए तो शायद
बहुत कुछ सुधर सकता है। गवर्नमेंट हर एक को नहीं जाके पकड़ सकती है सड़क सड़क पे। नहीं, होर्डिंग तो सर ऐसा है, इट्स अ आई मीन मेरे हिसाब से तो इट शुड बी पिक्ड अप एंड रेडी, वहीं वहीं का वहीं बंदे को सीधा करना चाहिए, देयर एंड देन, देयर इज नो क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा सर, व्हेन यू लुक एट द ऑयल फ्लो, मिडल ईस्ट को कैसे काम डाउन करेगा सर? क्योंकि मिडल ईस्ट का तो काफी रेवेन्यू लॉस हुआ है इस टाइम पे। सो जो मैंने ऑयल प्रोड्यूसिंग मिडल ईस्ट है, मैंने वो एक तो बात बोली है कि वो फंस गया मिडल ईस्ट। अगर यूएसए को बोलता है निकल जाओ यहां से, जैसे ईरान बोल रहा है टेल यूएसए टू गेट आउट फ्रॉम हियर, अगर यूएसए निकल जाता है तो मिडिल ईस्ट को बचाएगा कौन ईरान से? दैट्स द लेवरेज यूएसए है। और ईरान जो है वो मार रहा है वहां पर यूएई और दुबई को भी, बिकॉज आपके इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन सब वहीं पर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग सिस्टम। तो जब उनको हर्ट होता है तो यूरोप को भी हर्ट होता है, यूएसए को भी होता है। पर ज्यादा नुकसान यूएसए तो अपना कैलकुलेशन करके बैठा हुआ कि अगले 20 साल में मैंने कितना कमाना है ऑयल से। तो वो मिडल ईस्ट तो, ये नहीं बोलूंगा यूएसए फंसा हुआ है, मिडल ईस्ट और बुरी तरह से फंसा हुआ है इसके अंदर। ना वो छोड़ सकता है यूएसए को, ना उनको उनके साथ रह सकता, उनकी ये सिचुएशन हो गई है इस टाइम तो पर। और जो उसके ऑयल पास फ्लो, जब सी ऑयल फ्लो जब भी शुरू होगा, जैसे भी होगा, रेट ज्यादा हो जाएंगे, उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट तो वही रहेगी एट द वेल एट, बिकॉज शैलो सर, वाटर है। ऑयल फ्लो शुरू करना मिडल ईस्ट से तो इतना इजी नहीं है ना। एक बार ये बंद हो गया तो कम से कम 1 साल लगेगा उसको। एक और अभी साल तो ये क्या, लोग, 4-5 साल लग सकते हैं उसमें तो यार। और इनकी तो काफी रिफाइनरीज भी उड़ा दी हैं इसने। तो वो रिकंस्ट्रक्ट कौन करेगा? वही है ना, दैट्स द मेन थिंग। क्योंकि अगर आप देखो, आई रिमेम्बर इराक में यही चीज हुई थी। एंड इराक में इनको टुक देम 1.5 years टू गेट दैट इंटायर, जो ये जो ऑयल, जस्ट ऑयल रिगिंग का काम 1-1.5 साल लग गया था इनको वापस आते आते। तो मैं इसलिए इसलिए बोला 4-5 साल तो नॉर्मलाइज हो जाएंगे लग जाने में। और जब रिफाइनरी वापस स्टार्ट होंगे वो कौन करेगा आके स्टार्ट? यूएसए, रशिया में आज फॉर अ शेयर ऑफ इट फॉर दैट मैटर। हम मांग सकते हैं। देयर आर ओनली 2-3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नॉट ओल्डर टेक्नोलॉजी। हम मांग सकते हैं। पर आदि हैविंग सेड दैट, ये बिजनेस प्रॉफिट की, एज यू सेड, इवन आई डोंट लाइक वॉर्स हियर। तो आई मीन सर देखिए, पर्सनल ओपिनियन अलग है, दिस इज एनालिसिस। आई मीन वी आर ट्राइंग टू लुक एट कहाँ सिचुएशन जा रही है। हमारा पर्सनल ओपिनियन क्या है कि भैया मेरे हिसाब से तो ऑनेस्टली टेलिंग यू, ऑल ऑफ देम शुड क्लंक देयर हेड्स टुगेदर। आई डोंट केयर। नहीं, मैंने बोला ना यार कि ईरान शुड मेलो डाउन। उनको बोलो ठीक है, वी आर प्रिपेयर टू कम इन द मेन स्ट्रीम। अभी वो लोग बोल रहे हैं कि यूएसए बैकस्टैप्ड ईरान। हमको क्या पता ईरान का सीक्रेटली क्या था कि यहाँ हाँ बोल के वापस चला गया, वहां से ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर। यूएसए हैड दैट इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई दे डिड इट। वी सी दिस काइंड ऑफ न्यूज़ विल नेवर कम आउट। एंड ज्यादा जो मीडिया पे आते हैं ये सब, आई डोंट नो हाउ मच टू बिलीव दैट। यू मीन टू से कोई ईरान इतना पागल पागल होता है आदमी कोई यार, कि ओमान ने तुम्हारी मांडवाली कराई और तुम जाके उसमें ओमान को ठोक रहे हो? हमें क्या पता एक्चुअल बात क्या हुई है? बाहर जो न्यूज आती है वो तो टीवी पे प्रेस रिलीज है ना, जो अंदर की बात क्या पता। हाँ, इसराइल का देखा जाए तो अ, उनका तो अपना सर्वाइवल के लिए है, उनको तो लड़ना ही था। और उनके लड़ने के साथ यूएसए साथ में आया फॉर द ऑयल प्राइस। यूरोप क्यों नहीं आया यूएसए के साथ? हर बार यूरोप आता है ना यूएसए के साथ। उसके पास तो कैपेसिटी नहीं बची सर, वो तो वहां लड़ लड़ के परेशान हो रखा है। अरे कम से कम मॉरली तो साथ आ जाता, उनके 1-2 शिप या टोकन कुछ तो भेज देता। वो भी नहीं भेजा, क्योंकि वो फंस गया ना। वो खुद नहीं चाहता कि लड़ाई लड़ाई चले, क्योंकि उसको बहुत नुकसान हो रहा है। और उसको ये भी पता है कि यूएसए उसको, वो क्या बोलते हैं, साइड से निकाल रहा है। और फाइनली यूरोप को खरीदना तो यूएसए से ही है ना। ट्रांस अटलांटिक वॉयज वॉयज इज मोर एक्सपेंसिव देन योर पर्शियन टू, सॉरी, पर्शियन गल्फ से निकल के, इधर से राउंड ऑफ करके सुएज कनाल से निकल के द मेडिटेरेनियन। तो वो उनको सस्ता पड़ता है उनका। वो तो फंस गया इसके बीच में, रशिया से गैस बंद करा दी। अगर ऐसे एनालिसिस करने लगे तो एक ही आदमी को फायदा था, वो नॉर्थ स्ट्रीम पाइप तोड़ने का, वो था यूएसए को। और किसको फायदा था उससे? उसकी वजह से तो गैस आनी शुरू हुई ना यूएसए से यूरोप में।
और यूरोप की ईगो इतनी है कि वो रशिया से बात मतलब कि वो कहता है मैं नहीं लूंगा रशिया से। तो अभी या तो ईगो संभाल लो अपनी, या एक बैठ जाओ कि ठीक है यार, थोड़ा ये ले थोड़ा तू दे। और वैसे जो मैं तुझे एक और बात बताता हूँ मैं तुझको आदि। आज से 5-6 महीने पहले मैं एक ट्रेनी से मिला, ऑफ द रैंक ऑफ अ कैप्टन। मतलब मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा जैसे बताया मैंने, मैं आई एम अ फ्रीलांस ट्रेनर कंसल्टेंट आल्सो। वो लिथुएनियन था। तो मैंने उस टाइम मैंने आपको बुक भेजी थी, ये यूरोपियन ड्रिफ्ट, मैं लिख चुका था तब तक मैं वो बुक को मैं। तो मैंने उसको ऐसे मजाक में बोला कि कैप्टन, हाउ अबाउट सुवाल्की? So he just smiled that there are 10,000 German troops there. So I said, but Russia is not going to invade you. He said, how you create the psychological fear amongst the masses that Russia is going to invade you. A normal person is saying that, a resident of that country. आपके मेरे से एनालिसिस करने से, ओपिनियन से आदि कुछ नहीं होने वाला है। सच्ची बता रहा हूं। हम लोग एनालाइज करते हैं, आपस में बात करते हैं, दैट्स गुड, लोगों को पता चलता है क्या हो रहा है। बट जो एंड रिजल्ट आउटकम है वो तो बिग पावर्स डिसाइड करती है। 10,000 जर्मन ट्रूप्स तुमने रख दी है स्वाल्की में, विच इज अ एरिया बिटवीन पोलैंड एंड लिथुएनिया। वो पैसेज आपका कैलिनिनग्राड जो है लेनिनग्राड। रशिया का, या वहां पर है। तो वो आदमी बोल रहा है कि हाउ डू यू क्रिएट फियर साइकोसिस के रशिया इन्वेड करेगा, मासिस का एक नैरेटिव बनाने के लिए। और रशिया मिलिट्रीली नहीं इन्वेड करने वाला, वो इकोनॉमिकली इन्वेड कर चुका है यूरोप। ऐसी बहुत सी बातें पता चलती हैं पर्सनली बात करके, मैं बोल नहीं सकता ओपनली एक्चुअली में। इंटरेस्टिंग टाइम्स जो हम जिस जिस जगह पे रह रहे हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि अगर आप इसको देखें तो यू एक्चुअली सी अ वेरी ग्रेट शिफ्ट एज फार एज जियोपॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड। और ये ग्रेट शिफ्ट किस तरफ बैठेगा, ओनली टाइम विल टेल। बट टिल देन सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एक एनालिसिस दिया है, और इट्स अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो हमको सुनने को नहीं मिलता। ऑलवेज अ प्लेजर सर। एंड सब ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एज वेल। एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू सपोर्ट द चैनल, आप डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स देख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।